स्प्लिट एसी के आउटडोर में जो कंडेंसर लगा होता है, जबकि वो कूलिंग कॉइल वाला पाइप होता है, फिर भी वो गर्म क्यों हो जाता है? हमारे दोस्त ने पूछा है, कन्फ्यूजन है उनके अंदर, इसलिए उन्होंने पूछा है। तो इस कन्फ्यूजन को आज मैं क्लियर करता हूँ और चलिए इसे हम स्टडी कर लेते हैं कि आखिर गर्म क्यों हो जाता है वो पाइप, जबकि कूलिंग कॉइल में वही सेम पाइप कॉपर का लगा होता है, वो ठंडा होता है, लेकिन आउटडोर कंडेंसर में जो वही कॉपर पाइप लगा है वो गर्म हो जाता है। इसका क्या रीज़न है? तो चलिए इसी को हम स्टडी करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं कूलिंग कॉइल। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा रेफ्रिजरेंट का रनिंग कैसे होता है। सिस्टम इस तरह से बनाया जाता है ना कि ताकि एक तरफ कूल हो, एक तरफ हीट हो। अगर कंडेंसर में हीट नहीं होगा तो कूलिंग कॉइल में कूल नहीं होगा। अब ये कौन सा ऐसा डिवाइस उसमें लगाया गया है जिसकी वजह से आउटडोर कंडेंसर में हीट हो जाता है और कूलिंग कॉइल में कूल हो जाता है? वो जो डिवाइस है ना, एक्सपेंशन वाल्व, कैपिलरी ट्यूब। एक्सपेंशन वाल्व कुछ एसी में लगे होते हैं, कुछ एसी में कैपिलरी ट्यूब लगे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये होता है कैपिलरी ट्यूब। इसके वजह से क्या होता है कि कंडेंसर में हीट और कूलिंग कॉइल में कूल हो जाता है। कैसे, इसको भी समझिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस तरह से कोई भी नहीं बताएगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले आपको रेफ्रिजरेंट, मैं पहले बताया हूँ कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल आपको समझना होगा, जिसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा हूँ मैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप एक करके बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रखा हूँ कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल किस तरह से काम करता है, रेफ्रिजरेंट कैसे रन करता है। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि रेफ्रिजरेंट जो है ना, कंप्रेसर जब डिस्चार्ज फेंकता है, ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ। जो बोर हो रहे होंगे, जिन्हें पता है, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नए लोग हैं उनको हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि वही इसीलिए वो लोग हमारे चैनल पर जुड़ते हैं और हमें सब्सक्राइब करते हैं, ताकि उन्हें जानकारी मिल पाए। अब बहुत पीछे वीडियो होगा, बहुत नीचे होगा, तो शायद कुछ व्यूअर्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाते होंगे। इसलिए मैं 2 बार 3 बार जितनी बार लोग पूछेंगे उतनी बार मैं अलग अलग टाइप से मैं बताता रहूँगा। यही मेरा काम है, यही मेरा जॉब है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जब कंप्रेसर ना डिस्चार्ज फेंकता है, आप ये साइकिल डायग्राम भी देखते रहिए। साइकिल डायग्राम और सर्किट डायग्राम में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, इसको भी समझ लीजिए। अभी एक सर्किट डायग्राम होता है, एक साइकिल डायग्राम होता है। जो सर्किट डायग्राम होता है ना, जो वायरिंग होता है, वायरिंग, ये आप देख सकते हैं वायरिंग, इसको कहते हैं सर्किट डायग्राम, है ना। सर्किट डायग्राम जो इंडोर से लेकर के आउटडोर तक कंप्लीट वायरिंग होती है। इंडोर में पीसीबी से उसके बाद ब्लोअर मोटर से, उसके बाद आउटडोर से जो कम्युनिकेशन वायर होता है, इंडोर से आउटडोर को जोड़ने वाली वायर, और आउटडोर में जो वायरिंग होता है कैपेसिटर से लेकर के कंप्रेसर तक, ये सब सर्किट डायग्राम है। वायरिंग को सर्किट डायग्राम कहते हैं। अब साइकिल डायग्राम क्या होता है? साइकिल डायग्राम यानी कि जो रेफ्रिजरेंट रन कर रहा होता है। अब देखिए यहाँ पर रेफ्रिजरेंट ऐसा नहीं है कि आउटडोर कंडेंसर में है तो कंडेंसर में ही रहेगा, कूलिंग कॉइल में तो कूलिंग कॉइल में, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि रेफ्रिजरेंट रन करता है, कंप्रेसर जब फेंकता है, इसीलिए कंप्रेसर लगाया जाता है एयर कंडीशनर में, चाहे वो विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, सब में एक कंप्रेसर लगाया जाता है ताकि वो पंप कर सके। जैसे आदमी के अंदर एक हार्ट होता है जो कि ब्लड को पंप करता है, पूरे बॉडी में सप्लाई करता है ब्लड, उसी तरह से कंप्रेसर लगा होता है, जो कि कंप्रेसर पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को रन करने का काम करता है। कैसे? कंप्रेसर जब चलेगा तो वहाँ से 2 लाइनें होती हैं कंप्रेसर में, एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन। पतला पाइप जो होता है वो डिस्चार्ज लाइन होता है, कंप्रेसर आप देख सकते हैं। एक पतला पाइप होता है जहाँ से रेफ्रिजरेंट को पंप करके भेजता है। एक मोटा पाइप होता है जो रेफ्रिजरेंट को रिसीव करता है, खींचता है अपनी तरफ। ये कंप्रेसर का काम होता है। तो जब डिस्चार्ज से निकलता है तो पहले कहाँ जाता है रेफ्रिजरेंट? स्प्लिट एसी की बात कर रहा हूँ। स्प्लिट एसी विंडो एसी सेम होता है, लेकिन पहले जो रेफ्रिजरेंट निकलता है कंप्रेसर से वो सीधा जाता है कंडेंसर में।
अब देखिए 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा है तो उसका साइकिल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो उसके लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिए कि जिसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व यानी कि हीट पंप लगा होता है, हीट कूल जो यूनिट होता है ना, उसका साइकिल कैसे होता है, उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो नॉर्मल की बात कर रहा हूँ जिसमें हीट पंप नहीं लगा हुआ है, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा है, तो कंप्रेसर फेंकता है और उसके बाद डिस्चार्ज में गया। जो नए लोग हैं ना, बोर मत, वो ये ध्यान से समझिए। जो कंप्रेसर फेंकता है डिस्चार्ज वो जाता है कंडेंसर में, यानी कि सीधा आउटडोर में चला जाता है। कैसे? पतले पाइप के रास्ते से आप देख रहे हैं ना, ये आप देखिए, ये जो आउटडोर होता है, आउटडोर में तो पतले पाइप के रास्ते से इंडोर में जाता है, लेकिन कंप्रेसर जब फेंकता है तो कंडेंसर उसके साथ में ही लगा होता है, तो सीधा कंडेंसर में जाता है। अब कंडेंसर में रन करता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से हीट हो जाता है आउटडोर में, कंडेंसर में। वही रेफ्रिजरेंट, वही सेम रेफ्रिजरेंट इंडोर में कूल करता है और आउटडोर में हीट करता है। तो कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में रन किया रेफ्रिजरेंट, इस तरह से कंडेंसर होता है, इस तरह से, और रन किया। रन करने के बाद कहाँ निकलेगा? जो कंडेंसर का एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। एक तरफ से इन होता है रेफ्रिजरेंट और दूसरे तरफ से आउट होता है। तो इन तो कर लिया, पूरा रेफ्रिजरेंट रन किया उसमें। अब आउट जहाँ से होगा ना, वहीं पर एक फ़िल्टर लगा होता है जो रेफ्रिजरेंट और ऑयल को फ़िल्टर करता है, फ़िल्टर करके आगे भेजता है। अगर फ़िल्टर ना करे तो उसके साथ में अगर कचरा कुछ भी जाएगा तो कैपिलरी में जाकर के फंस जाएगा, या फिर कैपिलरी से अगर पार भी हो गया तो कूलिंग कॉइल में जाकर के फंस जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो फिर एयर कंडीशनर लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि चोकिंग की वजह से फिर कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद होगा। अब ये कैसे होगा इसको भी आगे मैं बताऊँगा। तो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से निकला, फ़िल्टर में गया, फ़िल्टर में जा कर के उसके बाद वहाँ से कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। कुछ एसी में एक्सपेंशन वाल्व लगे होते हैं, कुछ एसी में कैपिलरी ट्यूब लगे होते हैं। अब यहीं से वो एक तरफ हीट एक तरफ कूल करता है। कैसे? कैपिलरी ट्यूब लगा है ना, वहाँ से रेफ्रिजरेंट, अब देखिए कंप्रेसर अपनी स्पीड पर फेंक रहा है रेफ्रिजरेंट को, और कैपिलरी में जाकर के, क्योंकि कैपिलरी का मुख जो होता है ना, उसका जो साइज होता है बहुत पतला होता है। किसी एसी में 2 कैपिलरी लगे होते हैं, किसी एसी में एक लगे होते हैं, और किसी में 3 लगे होते हैं, 4 भी लगे होते हैं। तो अलग अलग एसी में अलग अलग तरह से बनाया जाता है। तो कौन से एसी में कौन सा कैपिलरी लगा होता है, इसके लिए ऑलरेडी मैं आर्टिकल लिख चुका हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, वहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और वेबसाइट पे जा करके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बना के रखा हूँ। तो हम बात करते हैं कि कैपिलरी से जब ना, अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल मैं देता हूँ एक, कि जब कंडेंसर से निकलता है आउटपुट तो कैपिलरी में जाता है, वहाँ से उसका साइज पतला हो जाता है, जैसे कि इस तरह से पूरा गरम गरम हवा फेंक रहा है, इस तरह से फेंक रहे हैं, ठंडा ठंडा हवा फेंक रहा है। क्यों? इसीलिए कैपिलरी ट्यूब लगाया जाता है, रास्ते में एक ब्रेक दिया जाता है उसे। तो जब कैपिलरी लगा होता है ना, तो कैपिलरी से पतले पाइप के रास्ते से जब रेफ्रिजरेंट आगे निकलता है, तो पतले पाइप के रास्ते से, इसलिए वो आगे जा कर के रेफ्रिजरेंट स्प्रे करके फेंकता है आगे, इसलिए पतला पाइप लगा होता है, स्प्रे करके फेंकता है, इसीलिए उसका नाम होता है लिक्विड लाइन। जो पतला पाइप होता है उसका नाम होता है लिक्विड लाइन, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आगे बढ़ता है तो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है वही रेफ्रिजरेंट, जबकि आउटडोर में वेपर में होता है, यानी कि वाष्प में होता है, और यहाँ पर आगे जाता है लिक्विड में हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है रेफ्रिजरेंट। तो जब पतले पाइप के रास्ते से आगे बढ़ता है लिक्विड होकर के, तो कूलिंग कॉइल में जाता है, वहाँ भी लिक्विड रहता है, वहाँ पर जाकर के कूल हो जाता है। लिक्विड रहेगा तो जाहिर सी बात है रेफ्रिजरेंट कूल हो जाएगा, R22 हो, R410 हो, R32 कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, तो कूलिंग कॉइल में जाकर के कूल हो जाता है। अब वहाँ से फिर कंडेंसर में अब कैसे वापस आता है? एक तरफ से इनपुट हुआ पतले पाइप के रास्ते से, वहाँ पर स्प्रे करके रेफ्रिजरेंट जा रहा है। अब कूलिंग कॉइल में जब रेफ्रिजरेंट गया तो वहाँ पर जाकर के कूल हुआ लिक्विड फॉर्म में। अब वापस मोटे पाइप के रास्ते से आ रहा है, जो मोटा पाइप लगा होता है ना, ये मोटा पाइप सक्शन लाइन कहलाता है। यहाँ से वापस आता है तो रेफ्रिजरेंट सीधा आता है, उसके बाद सीधा चला जाता है कंप्रेसर में, कंप्रेसर से फिर वापस से वही क्रिया होता है जिस तरह से मैं बता रखा हूँ, डबल नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये होता है रेफ्रिजरेंट एक तरफ कूल हो जाता है, एक तरफ हीट हो जाता है इसी वजह से, और उसी हीट को निकालने के लिए आउटडोर कंडेंसर फैन मोटर लगा होता है।
तो मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी फिर भी डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर फिर दोबारा से मैं दे दूंगा अगर जहाँ भी कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको। मतलब कहने का ये है कि जो एक तरफ हीट होता है एक तरफ कूल होता है, तो उसमें कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। अब देखिए कंप्रेसर अपनी स्पीड से तो फेंक रहा है, लेकिन आगे कैपिलरी रहने के नाते वहाँ पर रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे करके जा रहा है। तो कंडेंसर में क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट का जमाव ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है कि हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। उसी हीट को निकालने के लिए आउटडोर कंडेंसर फैन मोटर लगा होता है। तो अब क्लियर हो गया होगा, इसी वजह से हीट होता है और एक तरफ कूल होता है। वही कॉपर पाइप इंडोर में भी लगा होता है, वही कॉपर पाइप आउटडोर कंडेंसर में भी लगा होता है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।